तो बच्चों इसी के ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं और देखिएगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको कितने कम स्टेप लिखने पड़ते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ फॉर द ब्लॉक टू टॉपल अबाउट एन एज। बच्चों यहाँ पर वर्ड लिखा है मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ। तो क्या इसका मतलब ये हो गया यहाँ पर ये दिस इज अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ जिसके अबाउट बस टॉपल होने से बच रहा है। क्या टॉपल होने से जस्ट बचना या टॉपल कराने के लिए मिनिमम फोर्स लगाना वो अप्रोक्सीमेटली सेम ही होंगे। तो बच्चों अपन ने जिससे पहले जो सॉल्व करा था वो था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ टू जस्ट अबाउट टू टॉपल या टू जस्ट रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो बच्चों जस्ट जो वर्ड है वो उसका एफ मैक्स होगा और एफ मैक्स के लिए वहां पर इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, लेस देन का साइन यूज नहीं करेंगे। तो बच्चों बस मान लेते हैं कि ये टॉपल होने ही वाला है। तो होने ही वाला है तो उस कंडीशन में क्या होगा, क्या यहां पर वापस सेंटर से जो फोर्स लग रहा है क्या बच्चों mg। मैंने मान लिया कि जब फोर्स इधर लग रहा है तो घूमने की कोशिश इधर ही कर रहा होगा। तो बच्चों जो नॉर्मल जाएगा बिल्कुल मैंने एंड पे मान लिया, उसको डायरेक्टली एंड पे मान लिया। ओके कि नॉर्मल शिफ्ट होते होते यहां तक आ गया। क्या इसके जस्ट बाद वो टॉपल ही हो जाएगा। अब बच्चों मैं वापस वही काम कर रहा हूं, इस सेंटर के अबाउट क्या निकालना हूं, टॉक। और मुझे मालूम है इस पॉइंट के अबाउट जो नेट टॉक होना चाहिए कैसा होना चाहिए, जीरो जस्ट बिफोर टॉपल। तो क्या जस्ट बिफोर टॉपल की मैं बात कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं टॉ नेट अबाउट ओ शुड बी इक्वल टू 0। तो बच्चों इस पॉइंट को ओ बोल दिया। बताओ ये डिस्टेंस कितना, a बाई 2। और बच्चों साथ के साथ ये वाला यहां पर ये भी मार्क कर देता हूं इसको भी, ये वाला जो है ये हो गया b बाई 2। क्या बच्चों आपको पूरा सब कुछ दे ही रखा है और ये पॉइंट अपना क्या था बच्चों o। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले मैं टॉक निकाल रहा हूं बिकॉज ऑफ mg कितना 0 बिकॉज उसकी लाइन ऑफ एक्शन o से ही पास हो रही है। ठीक है सर। दूसरा नॉर्मल से निकाल रहा हूं, क्या नॉर्मल का टॉक कैसा आएगा चेक कर लेते हैं। एंटी क्लॉकवाइज na by 2 मतलब पॉजिटिव होगा सर। बिल्कुल सर। तो अपन लिख सकते हैं पॉजिटिव n इंटू a बाई 2। ठीक है सर। नेक्स्ट निकाल रहा हूं इस कैपिटल एफ के कारण। तो बिल्कुल O के अबाउट अगर देखें तो बच्चों ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज b by 2 और फोर्स आगे है तो सेंस ऑफ रोटेशन आ रहा है क्लॉकवाइज, थंब जा रहा है इनवर्ड मतलब कि नेगेटिव टॉर्क आएगा यानी कि माइनस f इंटू b बाई 2। अब बच्चों यहां पर एक फोर्स पे मार्क करना भी रह गया है, बताओ कौन है, फ्रिक्शन। ऑब्वियसली बात है ना बच्चों कि फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी अपन क्या मान के चल रहे हैं, फ्रिक्शन सफिशिएंटली हाई ताकि फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन के बराबर हो। बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन का लगेगा पीछे। क्या मैं इस फ्रिक्शन की वैल्यू f के बराबर बोल दूं बच्चों। बिल्कुल सर। तो फ्रिक्शन की वैल्यू f के बराबर मतलब इसका भी टॉक इस o के अबाउट आएगा या नहीं आएगा, आएगा। कैसा आएगा, b/2 और f क्लॉकवाइज। क्या वापस क्लॉकवाइज आ रहा है, इसका माइनस अगेन बच्चों ये स्मॉल f को कैपिटल F के बराबर लिख दिया इनटू b/2। ओके सर, इक्वल टू 0। क्या बच्चों यहां से आंसर आया na/2। दोनों टर्म्स को राइट साइड ले जाऊं, दोनों को ऐड कर दूं तो f भी हो जाएगा बच्चों। दिस इज इक्वल्स टू, तो यहां पर पूछा है f की वैल्यू होगी na/2b। सर n को mg भी लिख सकते हैं क्या हम? बिल्कुल सर लिख देते हैं, तो वही लिख देता हूं f इक्वल्स टू mga अपॉन 2b। बच्चों ये f की मिनिमम वैल्यू है और इसके अबाउट बस जस्ट टॉपल हो रहा है तो बच्चों ये इसकी क्या है मिनिमम वैल्यू। अगर इससे जस्ट बड़ी वैल्यू हुई 100% टॉपल है। बिल्कुल। तो ऑब्जर्व कीजिए बच्चों ये जो क्वेश्चंस होते हैं बड़े आसान है, सिर्फ हम लोगों ने एक प्रैक्टिकल कंडीशंस देखी कि टॉपलिंग ओवरटर्निंग क्या होती है। अब इसी में आगे बढ़ते हुए हमारे पास एक और सिचुएशन है जिसको हमने लिखा है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न। बच्चों आपने नोटिस किया है चाहे वो मोटरसाइकिलिस्ट हो या साइक्लिस्ट हो, जब साइकिल रेसिंग होती है या फिर मोटरसाइकिलिस्ट जो होते हैं रेसिंग के टाइम पर जब सर्कुलर टर्न आता है तो जैसे ये बाइक है तो वो बाइक को बिल्कुल जमीन के पास ले आते हैं, यानी कि अगर ये वर्टिकल है तो बाइक को झुका के बिल्कुल इस तरह से टर्न कर लेते हैं और फिर सर्कुलर टर्न लेते हैं। तो वही चीज हम लोग यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली क्या कॉन्सेप्ट है। तो लिखा है बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टर्न, जिसमें लिखा हुआ है सपोज अ साइक्लिस्ट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ v ऑन अ सर्कुलर हॉरिजॉन्टल रोड ऑफ रेडियस r। बच्चों यहां पर ये जो रेडियस r है हम लोग सर्कुलर टर्न की रेडियस कंसीडर कर रहे हैं। कंसीडर द साइकिल एंड द राइडर टुगेदर एज अ सिस्टम। बच्चों हम लोग यहां पर साइकिल और राइडर इन दोनों को एक कंबाइंड सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, मतलब हम लोग साइकिल और राइडर दोनों को एक ही हिस्सा मान रहे हैं, ये दो अलग अलग चीजें हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं। The center of mass C of the system is going in a circle with the center at O and radius R। मतलब बच्चों हम लोग मान लेते हैं कि इस मैन का और इस साइक्लिस्ट यानी कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होगा जिसको मैंने C से डिनोट कर दिया और ये इस सर्कुलर पाथ पर मूव कर रहा है ड्यूरिंग द सर्कुलर टर्न हमने कंसीडर किया, जिसकी रेडियस बच्चों हम लोगों ने कितनी ली, स्मॉल r।
तो सर क्यों ना यहाँ पे हम लोग बच्चों को फोर्सेस मार्क करके बता दें कि एग्जैक्टली फोर्स कैसे लग रहे होंगे। बिल्कुल तो बच्चों नोटिस कीजिए फोर्स कैसे लग रहे हैं। सबसे पहले हम लोग इस साइकिल पर बैठकर ही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो आंसर दीजिए बच्चों, अगर मैं साइकिल पर बैठकर ऑब्जर्वेशन कर रहा हूं तो मैं कौन सी फ्रेम में आ गया? साइकिल की फ्रेम में। बिल्कुल। साइकिल कौन सा टर्न ले रही है? सर्कुलर। सर्कुलर टर्न में कौन सा एक्सेलरेशन जरूरी है? सेंट्रीपिटल। बिल्कुल। मतलब इन शॉर्ट एक्सेलरेटेड फ्रेम में हूं। बिल्कुल। और एक्सेलरेटेड फ्रेम मतलब नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल में कौन सा फोर्स इमेजिन करना है? स्यूडो फोर्स। सर्कुलर मोशन में स्यूडो का नाम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। कहां लगता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर है, तो अवे फ्रॉम द सेंटर मैंने मार्क कर दिया। सर मास हम लोग m कंसीडर कर ले, mv²/r। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल। बच्चों अगर हम लोग बात करें ये साइकिल यहां पर कांटेक्ट में है, तो ऑब्जर्व कीजिए अगर यहां कांटेक्ट है तो नॉर्मल रिएक्शन कहां लग रहा होगा? ऊपर। ये नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज ऑफ कांटेक्ट। बच्चों इमेजिन कीजिए ये नॉर्मल रिएक्शन लग गया, mg कहां लग रहा होगा? सेंटर ऑफ मास पे। ये लग गया mg, ये हो गया mg। अब बच्चों इमेजिन कीजिए इस टायर की स्किडिंग टेंडेंसी कहां है? इमेजिन कीजिए कि अगर ये मेरा हाथ टायर है और जैसे ही मैं गाड़ी को इस तरह से झुकाऊंगा तो ये टायर जो होगा वो इधर स्लिप होगा, यानी कि इधर की बाहर की साइड। बिल्कुल। तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा? अंदर की साइड। तो बच्चों फ्रिक्शन जो होना चाहिए वो अंदर होना चाहिए। ये हो गया फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज सफिशिएंटली हाई जिसकी वजह से वो टायर को नीचे पीछे की तरफ यानी कि इस डायरेक्शन में स्लिप होने नहीं दे रहा है, क्योंकि अगर ये गिरा तो साइक्लिस्ट की टेंडेंसी होगी टायर की स्लिप होने की ऐसे। तो फ्रिक्शन कहां लग गया? आगे। तो बच्चों ये फ्रिक्शन ये नॉर्मल, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया जिसको अपन नेट कांटेक्ट फोर्स बोलते हैं। तो बच्चों हम लोग जब ऐसे सर्कुलर टर्न देखते हैं तो बड़ी सेफ्टी के साथ वो सर्कुलर टर्न ले लेते हैं, मतलब वो टॉपल नहीं करते हैं, पलटते नहीं हैं। तो उसका क्या रीजन है वो सर डिस्कस कर रहे हैं। अब बच्चों सर ने क्या लास्ट टाइम बोला? टॉपल नहीं करते हैं। इसका मतलब अगर कोई चीज टॉपल नहीं कर रही है मतलब वो रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। अब बच्चों रोटेशनल इक्विलिब्रियम होगा तो एक किसी भी पॉइंट के अबाउट उसका जो टॉक होगा वो कैसा होना चाहिए? जीरो। मतलब नेट टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर पॉइंट शुड बी इक्वल टू जीरो। तो बच्चों यहां पर सोचिए ये ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम और रोटेटरी इक्विलिब्रियम की मैं बात कर रहा हूं। क्या अगर मैं वर्टिकल डायरेक्शन में देखूं तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन में नॉर्मल किससे बैलेंस्ड है? mg से। इसका नॉर्मल और mg कैसे होंगे? बराबर। अब बच्चों मैं बात कर रहा हूं कि सपोज इस सी पॉइंट पर, जैसे सर ने बोला अपन साइकिल के फ्रेम से सॉल्व कर रहे हैं। बच्चों मैं सी पॉइंट के अबाउट कोई टॉक ले लूं या फिर इस पॉइंट पर टॉक ले लूं, पर मेरे पास जो नेट टॉक होना चाहिए कैसा होना चाहिए? जीरो। ये आपकी इच्छा, आप किसी के पॉइंट के अबाउट टॉक ले लो। बच्चों बात ध्यान रखना, आप किसी पॉइंट पर टॉक लो तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का ध्यान रखना। अगर आप इस पॉइंट के अबाउट लोगे तो आपको नॉर्मल की वैल्यू बाद में इक्वल टू mg रखनी है और फ्रिक्शन की वैल्यू इक्वल टू mv²/r रखनी है। अगर आप बच्चों आप इस पॉइंट के अबाउट लेते हो तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मल और फ्रिक्शन का टॉक तो जीरो हो जाएगा, बट mv² और mg का टॉक आएगा। तो बच्चों किसी पॉइंट के अबाउट आप क्या ले सकते हैं? टॉक, और टॉक को नेट टॉक को इक्वल टू क्या करना है आपको? जीरो। पर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ऐसा एग्जैक्टली बिल्कुल, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तभी आप नेट टॉक को क्या करोगे? जीरो। अब बच्चों ध्यान दीजिए, वापस इन पॉइंट्स को एक बार मैं मार्क कर देता हूं यहां पर ताकि आपको डायग्राम और अच्छी तरह समझ में आ जाए। बच्चों ये वो पॉइंट सी जो सर ने मार्क करा है, क्या सी वाले पॉइंट पर नीचे क्या लग रहा है बच्चों? mg। और बच्चों इधर क्या लग रहा है? mv²/r। बच्चों दूसरी बात, अगर मैं यहां पर एक और पॉइंट देखूं, ये वाला पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को मैं यहां से लेके यहां तक ऐसे मार्क कर देता हूं। ठीक है सर। बच्चों इस पॉइंट को मैंने ए लिख दिया। क्या इस ए पॉइंट से इधर की डायरेक्शन क्या लग गया बच्चों? फ्रिक्शन। और बच्चों साथ के साथ ऊपर की डायरेक्शन क्या लग गया? नॉर्मल। ओके सर। बच्चों इस पॉइंट को मैंने कोई पी पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिएगा, क्या ये एंगल थीटा है जिस डॉटेड लाइन और नॉर्मल के बीच में है? क्या वो डॉटेड लाइन यही है? तो बच्चों ये कितना एंगल हो गया? थीटा। ये थीटा तो ऑल्टर्नेट एंगल के कारण ये भी क्या हो गया? थीटा। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, मैं लिख रहा हूं टॉक अबाउट पॉइंट ए और इसकी जो नेट वैल्यू होनी चाहिए वो किसके बराबर होनी चाहिए बच्चों? जीरो के बराबर। ए के अबाउट। ए के अबाउट, बिल्कुल सर। तो बच्चों सोचो ये नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो ए से ही पास हो रहा है, मतलब इन दोनों के टॉक जीरो हो गए, इन दोनों को सोचना भी नहीं है। अब रही बात किसकी? mv²/r और साथ के साथ किसकी? mg की। बच्चों सोचिए इस पॉइंट ए के अबाउट क्या mv²/r इधर है, लाइन ऑफ एक्शन है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है। बिल्कुल सर। अगर इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है तो क्या इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की वैल्यू AC या PC के बराबर है? हाँ सर, ये PC के बराबर है। बिल्कुल, ये PC और ये भी क्या होगा? PC के बराबर है। तो बच्चों सोच के देखिए, अगर मैं R वेक्टर और F के साथ कर्ल कर दूं, डायरेक्शन कहां है? बाहर। इसका मतलब कैसा है? पॉजिटिव टॉर्क। इसका मतलब मैं लिख रहा हूं पॉजिटिव ऑफ mv²/r इनटू PC। अब बच्चों नेक्स्ट बात करें mg की।
सोच के देखिए इस पॉइंट के अबाउट, क्या mg की लाइन ऑफ एक्शन नीचे है और साथ के साथ यही वो डिस्टेंस है, क्या ये डिस्टेंस इस mg के परपेंडिकुलर? सोच के देखिए, इसको मैं नीचे एक्सटेंड कर रहा हूं, तो ये हो गया r, ये इसका r हो गया, क्या और mg जा रहा है नीचे, तो क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, इनवर्ट जा रहा है, ठीक है। तो सर ने आपको शो करा क्लॉकवाइज टॉर्क आ रहा है, कैसे लेना पड़ेगा? नेगेटिव। और साथ के साथ बच्चों ध्यान दीजिएगा, फोर्स कितना? mg, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है a से p तक, a से p, तो क्या बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं ap, और ये 0 के बराबर, इक्वल टू 0। ओके सर। बच्चों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, क्या नेगेटिव टर्म को राइट साइड लिया है? बिल्कुल। तो क्या बन गया? mv स्क्वायर बाय r इंटू pc इज इक्वल्स टू mg इंटू ap। बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्या m से m कैंसिल हो गया? ठीक है। क्या यहां पर अगर आप ध्यान दो तो g को मैं नीचे ले आता हूं और pc को ap के नीचे ले आता हूं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? v स्क्वायर बाय rg इक्वल टू ap अपॉन pc, ap अपॉन pc। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, इस ट्राइंगल के लिए डॉटेड और ये दोनों, ये थीटा के लिए AP कौन? परपेंडिकुलर, और PC कौन? बेस। क्या ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस बन गया? tan थीटा। एग्जैक्टली सर, इसका मैं tan थीटा AP अपॉन PC बोल सकता हूं। बिल्कुल सर। इसको मैं tan थीटा लिख सकता हूं। अच्छा, तो यहां से स्पीड आ गई सर अपने पास। बिल्कुल सर। tan थीटा की तो टर्म्स, V इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा, RG tan थीटा। ये हमारी सेफ स्पीड है। सेफ स्पीड है, बिल्कुल सर। और जैसा आपने कहा, जब वो टर्निंग लेते हैं तो उनको थीटा इंक्रीज करते था, उनका वी भी क्या हो जाए? इंक्रीज, ज्यादा भी हो जाए, मैनेज होता रहे और वहां पर अपन सफिशिएंटली हाई फ्रिक्शन मान, मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग गाड़ी को ज्यादा झुका दें और स्पीड दे ही नहीं, तो फिर उस केस में गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है गियर व्हील्स का। बच्चों ये जो गियर व्हील्स हैं, ये हम लोग डेली लाइफ में कई जगह देखते हैं। सबसे कॉमन एग्जांपल आटा चक्की। जब भी हम लोग गेहूं पिसाने जाते हैं तो आप नोटिस करते हैं कि जो आटा चक्की होती है वहां पर इस तरह का हमको अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एक बेल्ट होता है जो गियर्स पे कन्वेयर बेल्ट होता है जो इस तरह से मूव करता रहता है। या हम लोग एयरपोर्ट्स पे कन्वेयर बेल्ट को देखते हैं, उनका भी चलने का कंडीशन ये होता है। गाड़ियों में इंजन के साथ जो बेल्ट कनेक्ट होते हैं उसमें भी चलने का चेन जो होती है, वो सब इनका कनेक्शन बिल्कुल इसी पैटर्न पे होता है। तो बच्चों यहाँ पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या है? सबसे पहले क्वेश्चन क्या होंगे वो हम वो बाद में बताएंगे, पर इन क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व करें। मानकर चलिए बच्चों, ये दो व्हील्स हम लोगों ने कंसीडर किए हैं, ए और बी, जो कि अलग अलग रेडियस के हैं, जैसा कि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसकी रेडियस बच्चों में आर ए कंसीडर कर रहा हूं और इसकी रेडियस में आर बी कंसीडर कर रहा हूं। ओके सर। और एक बेल्ट है जो इस पर ऐसे घूम रहा है, मानकर चलो इसके चलने की डायरेक्शन ऐसे है, ऐसे घूम रहा है। तो अब इसमें मुझे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर ये मूव कर रहा है तो ये बड़ा है या छोटा है। अगर इसने मान लो 10 रिवॉल्यूशन कर लिए या 10 इस तरह से चक्कर लगा लिए हैं तो अब तक इसने कितने लगा लिए होंगे, या ऐसे कोई भी क्वेश्चंस हमको पूछे जाते हैं। तो सॉल्व करने का कॉन्सेप्ट अपन देख रहे हैं क्या होना चाहिए। बच्चों ऐसे क्वेश्चन जब भी सॉल्व करना है, सिलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द व्हील्स। सिलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द व्हील्स। मानकर चलिए कि मैंने वो 2 पॉइंट सिलेक्ट कर लिए, एक ये कर लिया और एक ये कर लिया। और बच्चों जो बेल्ट है जिस पर हम लोगों ने ये 2 पॉइंट सिलेक्ट किए हैं, इन दोनों पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है वो इक्वल होनी चाहिए अलोंग द लेंथ। इनकी जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो इक्वल होना चाहिए अलोंग द लेंथ ऑफ द बेल्ट। मानकर चलिए कि इस पॉइंट की, अगर मैंने इनको ऐसे चलाया है तो इस पॉइंट की टेंजेंशियल वेलोसिटी इस समय ये होगी, जिसको मैंने नाम दे दिया VA, और इस पॉइंट पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी उसको मैंने नाम दे दिया VB। तो बच्चों मैंने बोला कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें कैसे सॉल्व करना चाहिए कि बेल्ट पर कोई भी 2 पॉइंट अपन सेलेक्ट कर रहे हैं, और जनरली ये व्हील के ऊपर हो तो ज्यादा बेटर होता है रिप्रेजेंट करना, कि बेल्ट जब व्हील के ऊपर हो तब आप उन दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें। तो सिलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द बेल्ट, और उन दोनों पॉइंट्स की जो वेलोसिटी है अलोंग द लेंथ ऑफ बेल्ट वो एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। सर क्या हम लोग यहां पर बच्चों को बता सकते हैं कि ये सेम क्यों होनी चाहिए? बिल्कुल सर, अगर मान लीजिए ये अनइक्वल हो गई तो 2 कंडीशन हो सकती है कि या तो VA छोटा हो VB से या फिर VA बड़ा हो VB से। अगर सर VA छोटा हो गया VB से तो उस केस में VB आगे तेज भागने की कोशिश करेगा और VA पीछे जाएगा, तो मतलब बेल्ट लंबा हो जाएगा और टूटने के चांसेस। एग्जैक्टली, अगर इलास्टिक तो टूट भी सकता है। और सर अगर VA ज्यादा हो गया VB से तो VA तेज भागेगा, VB के पास आता जाएगा तो बेल्ट कंप्रेस हो जाएगी। मतलब ये इक्वालिटी से चल ही नहीं सकते, बिल्कुल सर, यूनिफॉर्मली चल नहीं। बिल्कुल सर। तो देखा बच्चों, आपने नोटिस किया कि अगर ये दोनों अनइक्वल हो जाएं, ये छोटा हो और ये बड़ा हो, तो ये पॉइंट तेज भागे
भागेगा, ये धीरे भागेगा, बेल्ट लंबा होता जाएगा और इलास्टिक ना हुआ तो वो टूट जाएगा। और ऑब्जर्व कीजिए, दूसरी चीज हम लोग कंसीडर करें कि अगर ये तेज भाग रहा है और ये स्लो चल रहा है तो ये पास आता जाएगा तो बेल्ट ऐसे कंप्रेस होता जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा एक जगह, तो वहां पर वो मशीन जो होगी वो अच्छे से नहीं चल पाएगी। इसीलिए हमने कंडीशन क्या ली कि अलोंग द लेंथ ऑफ द बेल्ट ये वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए हम फटाफट क्या कर दे, VA को VB के साथ इक्वेट कर दे। देखकर बताओ क्या बच्चों, VA और VB टेंजेंशियल वेलोसिटीज हैं। बिल्कुल सर। सर्कुलर मोशन करते टाइम हम इसको किसके साथ इक्वेट करते हैं, ओमेगा r। तो हियर आई कैन राइट ओमेगा ऑफ A r ऑफ A इज इक्वल टू ओमेगा ऑफ B r ऑफ B। इस तरह से हम लोग इनको इक्वेट करके डिजायर्ड क्वांटिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। सर यहाँ पर अगर मैं इन दोनों टर्म्स को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दूं तो सर एक्सेलरेशन टेंजेंशियल आ जाएगा। इसका मतलब क्या वो भी इक्वल होंगे? बिल्कुल। तो बच्चों अगर ये मानकर चलो ये वाला पॉइंट एक्सेलरेटेड है, इसके पास कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो अलोंग द सेम डायरेक्शन उस पे भी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होना चाहिए और सेम होना चाहिए। कारण क्योंकि एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटीज वेरिएबल हो जाएगी, तो इसकी वेलोसिटी वेरी कर रही है और उसकी ना करे तो वापस से वही कंडीशन आ गई कि वेलोसिटीज अलग अलग हो गई तो दिक्कत आ जाएगी। तो इस सिचुएशन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उस पॉइंट का A इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन B पॉइंट का सेम। तो बच्चों AT इज इक्वल टू अल्फा R। सो हियर आई कैन राइट अल्फा A ऑफ RA और ये हो जाएगा अल्फा B और RB, ये भी इक्वल होने चाहिए। अब आप कोई भी क्वेश्चन ले आए इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से गियर व्हील्स के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, जैसा कि हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस भी कर रहे हैं। बच्चा क्वेश्चन है, टू गियर व्हील्स व्हिच आर मैश्ड टुगेदर having radii of 0.5 सेंटीमीटर and 0.15 सेंटीमीटर। बच्चों आप इस डेटा से समझ सकते हो 0.5 किसका है, 0.15 किसका है। ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रेवोल्यूशन अंडरगोन बाय द स्मॉलर वन व्हेन द लार्जर गोज थ्रू 3 रेवोल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ यहां पर आपको RB की वैल्यू 0.5 अपॉन 100 बटा सेंटीमीटर को मीटर में कर दिया। इसका जो आपको नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे वो रेवोल्यूशन में दे रखे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं थीटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना चाहता हूं तो क्या करूंगा, 3 × 2 पाई। तो बच्चों अगर मैं इसका ओमेगा लिख देता हूं तो ओमेगा क्या लिखूंगा बताइए, 2πn। 2πn। इसका मतलब ये हो जाएगा 2πn एंड n की वैल्यू इज एक पर्टिकुलर टाइम में 3 हो जाएगा। एक पर्टिकुलर टाइम मान लेते हैं, यूनिट सेकंड मान लेते हैं या 1 सेकंड मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं। अब यहां पर सिमिलरली RA 0.15 अपॉन 100 मीटर और बिल्कुल सर, और साथ के साथ यहां पर इसका जो ओमेगा A है उसको लिख दिया मैंने 2πn और यहां पर बच्चों अगर मैं इसको NB लिखता हूं तो ये हो जाएगा NA। वही पर सेकंड की बात कर रहे हैं। बिल्कुल टाइम का बिल्कुल ऑब्जर्वेशन सेम है। बिल्कुल। अब बच्चों यहां पर जो NA है वो क्या हो गया, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। तो बच्चों यहां सोच के आंसर दीजिए, जैसा सर ने जस्ट आपको बोला ये पॉइंट को और इस पॉइंट को मैं कंसीडर करता हूं तो क्या लिख सकता हूं, VA इक्वल्स टू VB which is equals to omega A RA is equals to omega B RB। बच्चों बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं, ओमेगा A 2πNA, RA 0.15 अपॉन 100, ओमेगा B 2π into 3, RB 0.5 अपॉन 100। बिल्कुल सर। बच्चों यहां तक अपन डेटा पुट कर दिया, 2π से 2π कैंसिल, 100 से 100 कैंसिल। बच्चों ध्यान दीजिएगा क्या यहां पर बन गया 1.5, जब 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया यहां बन गया NA into 0.15। क्या ये टर्म इससे 10 टाइम्स जाएगी? ओके। इसका मतलब NA की वैल्यू आ गई 10 और बच्चों NA क्या बता रहा है, 3 किए उतनी देर में इसने 10 कर लिया। एग्जैक्टली। तो आंसर होगा नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इक्वल्स टू 10 फॉर द स्मॉलर वन। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया वो सब हमारे कॉन्सेप्ट्स थे, उनकी एप्लीकेशंस थी। अब बारी है कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस की, और ये सभी मिसलेनियस क्वेश्चंस हमारे मॉड्यूल के अच्छे क्वेश्चंस हैं जिनको जब हम लोग प्रैक्टिस करते हैं तब ये हमारे सामने आते हैं। तो आइए एक एक करके उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों जो हमको दिया है उसमें लिखा है, इफ अ स्ट्रीट लाइट ऑफ मास कैपिटल M is suspended from the end of uniform rod of length L in the different possible patterns as shown in figure, then find which pattern is more sturdy। sturdy का मतलब बच्चों स्टेबल से यहाँ पर मान लें कि इनमें से कौन सा पैटर्न जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है। इन्होंने बोला कि 3 अलग अलग तरह से अरेंजमेंट शो किया गया है, तो सबसे पहले उस अरेंजमेंट पे फोकस करते हैं। बच्चों तीनों में जो रॉड लगी हुई है वो आप नोटिस कीजिए एग्जैक्टली सेम एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन पे है। तो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी कितना है, थीटा। ये एंगल भी कितना है, थीटा। तीनों ही सिचुएशन में जो बल्ब लगा हुआ है स्ट्रीट लाइट का वो एग्जैक्टली सेम है और एग्जैक्टली कॉर्नर पर वो अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रिंग, आप नोटिस कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, इस रॉड को हमें वहां पर स्टेबल रखने के लिए एक रस्सी को यहां पर एक पर्टिकुलर वॉल से कनेक्ट किया गया है, एक बार यहां
अगर हम लोग बात करें तो इस कॉर्नर से कितनी डिस्टेंस पे L, इसी रस्सी को दूसरे पैटर्न पे अब L ना करके 3L/4 डिस्टेंस पे अटैच किया है, जबकि लास्ट में L/2। तो यहां अंतर किया गया है, रस्सी का जो अटैचमेंट है वो अलग अलग पोजीशंस पे है। तो रस्सी के अटैचमेंट के अलग अलग पोजीशन से क्या फर्क पड़ गया उस पर बात करनी है। बच्चों सिस्टम स्टेबल है, इसका मतलब ना तो रोटेट कर रहे हैं और ना ही ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा है, मतलब ओवरऑल इक्विलिब्रियम है। तो अगर ये रोटेट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब किसी भी पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क निकाले तो वो क्या आएगा, 0। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये देखना चाहते हैं कि इस सिस्टम को वो कौन सा टॉर्क है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि हमें पता है नेट टॉर्क 0 है, तो अगर कोई क्लॉकवाइज है तो उसको बैलेंस करने के लिए कोई और एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले हम लोग क्लॉकवाइज पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले बच्चों मार्क करें कि तीनों ही केस में रॉड और बल्ब दोनों की दोनों एग्जैक्टली सिमिलर है। तो रॉड का जो वेट होगा वो रॉड के सेंटर पे, ये बल्ब का हम लोगों ने mg मार्क कर दिया, तो सर इसको हम लोग W1 नाम दे दें, या m मास दिया है तो mg बोल दें, अपन इसको W1 लेके चलते हैं। सिमिलरली बच्चों यहां पर हम लोग इसको W बोल देते हैं और इसको हम लोग नाम दे देते हैं W1। इसी तरह से बच्चों इसको हम लोग यहां पर W बोल देते हैं और इसके लिए इसको नाम दे देते हैं W1। बच्चों तीनों ही केस में जो रिप्रेजेंटेशन है W और W1 का एग्जैक्टली सेम है। अब टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालना है वो अपनी मर्जी, मैं इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेशन करता हूं। इसको मैं O पॉइंट नाम दे देता हूं, इसको भी O पॉइंट नाम दे देता हूं और इसको भी O पॉइंट नाम दे देता हूं। अब बच्चों हमें कैलकुलेशन करनी है कि इन दोनों W के O पॉइंट के अबाउट टॉर्क कैसे मिल रहे हैं। तो बच्चों अगर मैं देखूं O से इस फोर्स के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक की ये वाली जो लेंथ है ये कितनी होगी, L/2। पर बच्चों हमें L/2 और W से मतलब है कि या L/2 के परपेंडिकुलर कंपोनेंट और W से मतलब है, तो ऑब्वियसली बात है कि R और F एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो बच्चों ये अगर L/2 है तो क्या ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी? बिल्कुल सर। और अगर ये L/2 है तो ये कितना हो जाएगा, L/2 sin थीटा। बच्चों अगर इसका टॉर्क मैं लिखूं तो टॉर्क अबाउट O, मैं जब इसको लिख रहा हूं तो नोटिस कीजिए L/2 sin थीटा और W कहां है, नीचे, तो कैसा सेंस ऑफ रोटेशन है, क्लॉकवाइज। थंब कहां जा रहा है, इनवर्ड, नेगेटिव टॉर्क। तो मैंने यहां पे लिख दिया W और लेंथ कितनी है परपेंडिकुलर, L/2 sin थीटा, ये हो गया टॉर्क बिकॉज ऑफ W। अब नोटिस कीजिए बच्चों W1 का, थोड़ी देर के लिए इसकी लाइन ऑफ एक्शन को हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं इस तरह से। बच्चों नोटिस कीजिए अगर हम लोग बात करें तो O के रिस्पेक्ट में इस लाइन ऑफ एक्शन की अगर यहां तक डिस्टेंस देखें तो ये पूरी कितनी है, L। पर हमें इससे मतलब नहीं है, हमें O से इसकी परपेंडिकुलर सेपरेशन पे मतलब है। बच्चों ये L है तो ये कितना होगा, L, जल्दी बोलिए, sin थीटा। तो बच्चों ये हमारे पास W1 और इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गई। O के अबाउट इसका भी टॉर्क देखें, R क्रॉस F कहां गया, क्लॉकवाइज इनवर्ड, यानी कि इसका भी टॉर्क कैसा होगा, माइनस W1 L sin थीटा। बच्चों गौर करने वाली बात है, क्या ये W और W1 के टॉर्क एग्जैक्टली तीनों ही डायग्राम्स में सिमिलर होंगे? एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। तो इनको मैं थोड़ी देर के लिए नाम दे देता हूं एक टर्म कांस्टेंट। ओके, कि तीनों डायग्राम के लिए क्लॉकवाइज टॉर्क एग्जैक्टली सेम है। अब जरूरत है कि ये जो टॉर्क है जिसको मैंने नाम दिया कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब तीनों ही डायग्राम में ये जो क्लॉकवाइज टॉर्क है वो सिमिलर है, तो इनको कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा। किसको, इस कांस्टेंट को कोई ना कोई बैलेंस कर रहा होगा। तो बच्चों अब मुझे चाहिए कि इस क्लॉकवाइज को बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई एंटी क्लॉक लगे। अब पता करते हैं कि वो एंटी क्लॉक कौन है। बच्चों इन्हीं डायग्राम्स को मैंने यहां पर दोबारा से कंसीडर किया है। रॉड पर रस्सी कनेक्टेड है, आप नोटिस कर रहे हैं। अगर मैं इस पर टेंशन फोर्स मार्क कर दूं, मान लेते हैं टेंशन है T डैश, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन को मैं एक्सटेंड कर देता हूं क्योंकि मुझे टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट निकालना है। तो बच्चों O के अबाउट ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाली, इसको मैं नाम दे देता हूं R डैश, है ना, क्योंकि हर केस में इस पॉइंट O के अबाउट अगर टेंशन फोर्स T डैश को मैं यहां पर एक्सटेंड कर दूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है R डैश, अगर मैं टेंशन को एक्सटेंड कर दूं तो ये डिस्टेंस और ये क्या हो जाएगी, R डैश। बच्चों नोटिस कीजिए तीनों ही केस में जो एंगल था वो एग्जैक्टली सेम था, पर आप नोटिस कीजिए जो टेंशन फोर्स है और जो R डैश है वो तीनों ही केस में अलग अलग हो सकते हैं। इसीलिए मैंने यहाँ पे इनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यू ना लिखते हुए T डैश और R डैश लिखा हुआ है। अब गौर कीजिए, सबसे पहले पता करें कि इसका टॉर्क कैसा होगा। नोटिस कीजिए बच्चों O के अबाउट R डैश और T कहां जा रहा है, पीछे, तो नोटिस कीजिए R डैश T डैश कैसा टॉर्क आ रहा है, एंटी क्लॉक यानी कि पॉजिटिव। तो मैंने लिख दिया कि T डैश R डैश तीनों ही केस में ये टॉर्क जनरेट हो रहा है और इसे किसको बैलेंस करना है, पीछे वाले क्लॉकवाइज टॉर्क को, जिसको मैंने नाम दे दिया कांस्टेंट। तो बच्चों अब नोटिस कीजिए T डैश और R डैश को एक पर्टिकुलर वैल्यू तीनों ही केस में बैलेंस करनी है। तो यहां से T डैश का जो R डैश के साथ रिलेशन आ रहा है वो कैसा आ रहा है, इनवर्स। अब बच्चों नोटिस कीजिए
किस रस्सी में टेंशन ज्यादा होगी, जिसमें r डैश की वैल्यू कम होगी। अब बच्चों ये अगर L है तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो कितनी होगी, L cos थीटा। बिल्कुल बच्चों ये 3L/4 है तो ये कितनी होगी, 3L/4 cos थीटा। और ये L/2 है तो ये कितनी होगी, L/2 cos थीटा। बच्चों नोटिस कीजिए तीनों डायग्राम्स में cos थीटा सेम है क्योंकि थीटा की वैल्यू सेम है। बिल्कुल। पर ये जो मैग्नीट्यूड है L, 3L/4 L/2 सबसे कम इसमें है, यानी कि ये वाला जो r डैश है वो सबसे कम है, तो टॉर्क तो हमें उतना ही बैलेंस करना है जितना क्लॉकवाइज मिल रहा है। तो नोटिस कीजिए जब r डैश की वैल्यू कम होगी तो टॉर्क उतना ही जनरेट करने के लिए टेंशन की वैल्यू खुद को ज्यादा करेगी। टेंशन भी सेल्फ एडजस्टेबल होता है, तो जब r डैश की वैल्यू कम से कम होगी तो t सबसे ज्यादा होगी, और t ज्यादा होने का नुकसान ये है कि रस्सी टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि रस्सी बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है। मतलब लास्ट वाला जो पैटर्न है वो स्टेबल नहीं है। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, जिसमें r डैश ज्यादा होगा, यानी कि फर्स्ट वन, मतलब ये डायग्राम जो होगा वो सबसे ज्यादा स्टर्डी या स्टेबल होगा। बिल्कुल सर।